Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn by श्री चैतन्य। कैसे हो यार आप लोग? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नीट धैर्य बैच में, जो कि नीट 2024 में अपीयर होने वाले बच्चों के लिए है, जिन जिनको अपनी रैंक सिक्योर करनी है, चाहते हैं एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करना, जहां पे उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए जो कि उनके रिजल्ट को गारंटी कर पाए। सबको पता है यार, आप सब क्लास 12th में हो, आपका लाइफ शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। आपको स्कूल्स की भी देखना है, आपको अपनी क्लासेस भी देखना है, आपको बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होना है। एंड यू डोंट वांट मस्ती, इधर उधर की बातें। यू वांट तरीके की पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई और एकदम क्वालिटी एजुकेशन सबसे अच्छे तरीके से, और जिसमें एक लेगेसी हो, जिसमें एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने की लेगेसी हो। और है हमारे पास, वी आर द स्पॉन्सर्ड फ्रॉम श्री चैतन्य। इन्फिनिटी लर्न इज अ चैनल क्रिएटेड बाय श्री चैतन्य टू इम्पार्ट देयर एक्सपीरियंस, देयर एक्सेलेंस इनटू ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, सो यार ये श्री चैतन्य की लेगेसी है, जिसके भरोसे पे मैं आपसे बोल सकता हूं कि इफ यू आर ओवर हियर, यहां का कंटेंट, यहां की डिलीवरी, यहां की पेडागोजी इस तरीके की है कि आपकी रैंक सिक्योर हो सकती है। अब बात करते हैं इस बैच के बारे में। सो ये बैच हम रन कर रहे हैं किन के लिए? उन सारे बच्चों के लिए जो कि क्लास 12th में हैं और नीट 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं। आपने क्लास 11th पढ़ ली है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपकी सारी चीजों का रेजोल्यूशन मिलेगा। ओके, माय नेम इज आदर्श राय और आज हम जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, सो आपने अगर प्रीवियस सेशंस देखे हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में काफी अच्छा डिस्कशन किया है अभी तक, जिसमें हमने गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इंट्रोडक्शन टू चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, ऐसी बहुत सारी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर ली हैं ऑलरेडी। एंड आई सपोज आप सभी ने वो सेशन देख भी लिए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखे, प्लीज डू हैव अ वॉच। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं जिसमें आपको काफी सारे इनपुट्स भी मिल जाएंगे। ओके, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज द डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाइयों इलेक्ट्रिक डायपोल का, जहां पे इस पर्टिकुलर सेशन में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा डायपोल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, डायपोल के नियर बाय फील्ड कैसी होती है, डायपोल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, और बहुत सारी बातें। और डायपोल से क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर, बहुत सारे एग्जाम्स में देखा है, बहुत सारे ईयर्स में देखा है प्रीवियस ईयर्स के, कि यार डायपोल के सवाल डेफिनेटली आते हैं। ओके, डेफिनेटली डायपोल के सवाल आते ही हैं। तो फटाफट जरा आ जाओ, फटाफट आ जाओ यहाँ पे, और हम बहुत ही जल्द सेशन चालू करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार सेशन होगा, इतना अच्छा होगा कि आपको फिर इसके बाद कहीं और कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट होगा लेक्चर, जिससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस के बारे में, जो कि है डायपोल मोमेंट का। गुड आफ्टरनून अपूर्व, क्या हाल है यार अपूर्व, हाउ आर यू? सो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, देखते हैं। तो देखो, कहीं भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन दिखे, कंस्ट्रक्शन किस चीज का दिखे? कंस्ट्रक्शन दिखे दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, ठीक है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस 2q माइनस 2q, प्लस 4q माइनस 4q, प्लस 3q/2 माइनस 3q/2। तो जहां भी आपको ऐसे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का पेयर दिखेगा, जहां पे भी ऐसा पेयर देख पाते हो, एक दूरी पे सिचुएटेड है, वो हो जाता है आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मेशन। ठीक है, और ये बात तो जरूर याद रखना कि उन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के पास नहीं आने देना है, उनके बीच में दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी मासलेस रॉड ले लेंगे, जिसके दोनों एंड्स पे हम चार्जेस प्लेस कर देंगे, तो हमारे एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? डायपोल, डायपोल से मतलब दो पोल्स, तो बेसिकली दो पोल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। ठीक है, आपने जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल देखा होगा, वैसे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पोल हो जाता है चार्जेस के हिसाब से, है कि नहीं? बढ़िया सर, आप कैसे हो? यार मैं बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर हूं मैं। तुम बताओ यार, कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही है ना तैयारी? तैयारी में कोई कमी मत रहने देना मेरे भाई। देखो, अब डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है जो भी चार्ज है, जो भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज में जो भी चार्ज है, टाइम्स जो भी उन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, सो Q इंटू दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर? 2a। दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर? 2a। ओके, सो Q इंटू 2a, ये हो गया तुम्हारा Q इंटू 2a, ये हो गया तुम्हारा Q इंटू 2a। समझ रहे हो बात को? Q इंटू 2a हो गई आपकी दूरी। अच्छा, और SI यूनिट क्या होगा सर? तो SI यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट कूलम और इसकी मीटर।
ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी 2a थी, इसलिए 2a आया। अगर इन दोनों के बीच की दूरी a होती तो यहाँ a आता, अगर q s x y z कुछ भी होती तो यहाँ आता। ठीक है, ठीक है सर, ओके, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया। डायरेक्शन बताओ। अच्छा, डायरेक्शन क्यों बताओ? डायरेक्शन इसलिए बताओ क्योंकि डायपोल मोमेंट p वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी है यार, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो इसका डायरेक्शन प्री डिफाइंड है, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो होता है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है डायरेक्शन, ये होता है डायरेक्शन। क्लियर है? ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो सर, बढ़िया बढ़िया, समझ आ गया। आते ही सवाल? हाँ जी, आते ही सवाल। आओ सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। क्या है सवाल भाई? तीन चार्जेस हैं, प्लस q माइनस q माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम? आंसर एक्सपेक्ट करूंगा आप लोग भी दो। अपूर्व बताना है इसका आंसर कितना है भाई? तो यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड लेंथ जो हो जाएगी वो a हो जाएगी। ठीक है, साइड लेंथ a है, और वर्टाइसेस पे चार्जेस रख दिया आपने। कैसे कैसे? यहाँ पे रखा आपने प्लस q, यहाँ पे रखा आपने प्लस q, और यहाँ पे क्या रखा? यहाँ पे रखा बॉस माइनस 2q, यहाँ पे रख दिया माइनस 2q। अब बताओ किस हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो रहा है? देखो जरा, सोचो। तो सर एक तो ये प्लस q और माइनस 2q की वजह से एक डायपोल कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्ट होगा, है कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल। और एक डायपोल यहाँ से यहाँ भी कंस्ट्रक्ट होगा। यार ये कैसे बोल रहे हो सर आप? आपने अभी बताया डायपोल में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने चाहिए। यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट तो है नहीं, प्लस क्यू और यहाँ माइनस 2q। मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस 2q दो चार्जेस से कंबाइंड मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं एक क्यू पर एक। कौन कौन से भाई? एक हो गया माइनस q और दूसरा भी हो गया माइनस q। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस 2q। समझ रहे हो? तो ये माइनस q प्लस q का एक पेयर आ गया, ये माइनस q प्लस q का एक पेयर, ये एक पेयर आ गया, और ये एक पेयर आ गया। देख रहे हो आप? ये एक पेयर आ गया। अब इन दोनों पेयर का नेट लोगे तब जाके आपका इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट आएगा। तो कितना हो जाएगा दोनों का नेट? ठीक है, एक p इधर, एक p इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री सर, बिल्कुल। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्या? हाँ सर, a लेंथ है और q भी सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। ओके भाई, ठीक है। अब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? इस p का कंपोनेंट इधर आएगा और इस p का कंपोनेंट भी इधर ही आएगा। दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? p cos 30 और p cos 30। रीजन बीइंग क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, दोनों एंगल 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, सो नेट जो आ रहा है, नेट रिजल्ट जो आएगा p नेट, दैट इज गोइंग टू बी 2p cos ऑफ 30 डिग्री। 2p cos ऑफ 30 यानी 2 इंटू p की वैल्यू कितनी? q है। p की वैल्यू कितनी? q इंटू a इंटू कॉस 30 कितना भाई? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, यानी नेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? √3q इंटू a। और डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, ये रहा डायरेक्शन। ओके, डायरेक्टली डाउन, √3a इंटू a। क्या बात है यार अपूर्व, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। और इसका आंसर दे दिया तो भाई इसका भी बता, इसका भी बता, इसका देखते हैं। मजेदार क्वेश्चन है भी। अब पॉजिटिव चार्ज q, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अ पॉजिटिव चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सेमी सर्कुलर रिंग विद अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अच्छा, अ नेगेटिव चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज। तो क्या यहाँ पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है? हाँ यार बिल्कुल, एक माइनस q एक प्लस q है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या है कि तुमने पता है क्या करवा दिया? ये करवा दिया कि ये जो रिंग थी उसके सेंटर पे रखवा दिया माइनस q चार्ज, और पूरा प्लस q चार्ज इस पे बंटवा दिया। पूरा प्लस q चार्ज इस पे बढ़ गया भैया, ये बढ़ गया पूरा प्लस q चार्ज। अब क्या करेंगे? अब कैसे आंसर निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें देखो, ऐसे क्वेश्चंस में देख के ही समझ में आना चाहिए कैलकुलस का यूज होगा, बिना कैलकुलस के आंसर आएगा ही नहीं। तो कैलकुलस का यूज कैसे करोगे? इसमें कैलकुलस का यूज कैसे करोगे? सिंपल तरीका यार कैलकुलस का यूज करने का। क्या है कि आपको एक छोटा सा, पहले तो सेंट्रल लाइन से
थोड़ा सा एंगल टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट जाओ। चलो सपोज करते हैं मैं थीटा एंगल टुवर्ड्स राइट गया, और थीटा एंगल राइट जाने के बाद मैं छोटा सा एक सेक्शन लूंगा, ठीक है। ये थीटा गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा मेरा डी थीटा, ठीक। थीटा एंगल इधर गया तो ये एंगल डी थीटा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। अब ये डी थीटा में यहां जो चार्ज कंटेंट है वो कितना है, यहां जो चार्ज कंटेंट होगा पॉजिटिव वो कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी सर डी क्यू। टोटल चार्ज क्यू था, छोटा से सेक्शन में कितना होगा भाई, डी क्यू चार्ज होगा, सिंपल सी चीज। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल, जो चार्ज होगा, ओहो, जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, डी क्यू। ठीक है, जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे डी क्यू। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज जो कि डी क्यू के बराबर है। अब देखो इस माइनस क्यू को भी तुम्हें क्या मानना है, ये माइनस क्यू जो है ऐसे बहुत सारे डी क्यू चार्जेस से बना हुआ है। ये माइनस क्यू जो है अल्टीमेटली क्या है, ये माइनस क्यू बहुत सारे छोटे छोटे डी क्यू से बना है। तो उसमें से एक डी क्यू को उठाना और ये नेगेटिव डी क्यू यहाँ लिख देना, ये नेगेटिव डी क्यू और ये तुम्हारा पॉजिटिव डी क्यू। अब इन दोनों के बीच में एक डायपोल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक डायपोल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। क्या है डायरेक्शन, देखो बताता हूं। सेमी सर्कल बनाओ सर, सेमी सर्कल बनाओ, सेमी सर्कल बनाते हैं, ये रहा सेमी सर्कल। ठीक है, यहां से जो डायपोल बन रहा है वो ये है, ये है वो डायपोल, ठीक है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे बॉस, थीटा एंगल पे, ठीक है। सो ये जो मेरा डायपोल बन रहा है dp दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, मैग्नीट्यूड कितना होगा सर, dq है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है यार, रेडियस तो r ले ही लो, रेडियस तो r ले ही लो, ठीक है। ओके, सो dp हो जाएगा तुम्हारा dq इंटू r के बराबर। ओके सर, कूल, बढ़िया है। dp की वैल्यू आ गई, कितना हो गया, dq इंटू r के बराबर। अब क्या करना है कि एक एनालिसिस लेना है। क्या लेना है, एक एनालिसिस लेना है। एनालिसिस कैसा, बताता हूं एनालिसिस कैसा है। एनालिसिस ये है कि यार आपने एक dq का तो बना दिया dp, अब ऐसे हर एक dq होगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा dq होगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा dq होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ऐसे dq तो भरे हुए होंगे। और ऐसे ऐसे dp वेक्टर भी कितने सारे बनेंगे, क्योंकि इस माइनस क्यू की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे माइनस dq ऐसे बहुत सारे हैं। तो मतलब ऐसे dp तो बहुत सारे आते रहेंगे सर, पूरे सेमी सर्कल रीजन में ऐसे dp तो आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। और होगा क्या कि इसकी मिरर इमेज लोगे, अगर तुम आईना यहाँ रखते हो तो इसकी मिरर इमेज मतलब ये जब बनाओगे ना, ये जब बनाओगे तुम इस तरीके का, ये सेम एंगल थीटा पे जब ये बनाओगे तो उसका यहाँ वाला जो कंपोनेंट आएगा ना और इसका यहाँ वाला जो कंपोनेंट आएगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही हर डीपी के लिए एक मिरर इमेज बनेगी, वाई एक्सिस पे अगर आईना रख दिया तो एक मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे छोटा सा डायपोल, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को काट देगा, और वर्टिकल कंपोनेंट पता है जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में। अल्टीमेटली मतलब गेम ये है कि बस वर्टिकल कंपोनेंट ही जुड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें इंटीग्रेशन में ये समझ के लगाना है कि यार कोई भी डायपोल है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैं नहीं लूंगा इंटीग्रेशन में। अगर मुझे नेट निकालना है, अगर मुझे नेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं डीपी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूंगा। हर एक डीपी जो बन रहा है ना उसका मात्र उसका वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा। उसका कौन सा कंपोनेंट लूंगा, वर्टिकल कंपोनेंट। रीजन बीइंग क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जा रहा है, उसका जो मिरर इमेज है वो कैंसिल कर देगा, वर्टिकल ऐड होगा। यस सर बिल्कुल सही बोला, मात्र वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐड होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल कर दे रहा है। अब अगर वर्टिकल कंपोनेंट क्या ऐड होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, अरे सिंपल सी चीज यार, डीपी था, ये डीपी था तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बता सकते क्या, डीपी कॉस ऑफ थीटा। मतलब मेरे को इंटीग्रेशन क्या करना, अगर मुझे नेट निकालना है, अगर मुझे नेट निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन डीपी कॉस ऑफ थीटा ही करना है। समझ रहे हो, कैलकुलस का उपयोग ऐसे करना है। मतलब कैलकुलस का उपयोग भी आंख बंद करके नहीं करना है, समझ के करना है, तभी कैलकुलस का उपयोग हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलस का उपयोग कर लिया, कैसे, कॉस थीटा ले लिया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया, कॉस थीटा का कंपोनेंट, और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल, मतलब ये था फिजिक्स, ये अभी तक फिजिक्स थी, इसके बाद गणित है। इतनी फिजिक्स समझना अपने को आना चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलस का यूजेज जो है वो अपन फिजिक्स में समझेंगे और उतना यूजेज हमको आना चाहिए। ओके, तो चलो यहां तक कर लिया, अब आगे बस पूरा
कैलकुलेशन ये तो कैलकुलेशन तो फटाफट कर देंगे यार। कैलकुलेशन में क्या है, जो नेट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन dp cos of theta. ओके, इंटीग्रेशन dp इज हाउ मच, इंटीग्रेशन dp इज dq into r. सो दिस इज गोइंग टू बी dq into r into cos थीटा. cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू बता सकते हो क्या? cos थीटा की वैल्यू नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा की वैल्यू एज इट इज रख देते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशियल एलिमेंट dq है, ये थीटा है, यहाँ पे वेरिंग एलिमेंट क्या है, थीटा, क्योंकि देखो अलग अलग एंगल पे तुम जा रहे हो, तो वेरिंग एलिमेंट क्या है तुम्हारा, वेरिंग एलिमेंट तुम्हारा थीटा है। तो यार dq जो है उसको थीटा के टर्म्स में लिखो, dq जो यहां दिख रहा है उसको थीटा के टर्म्स में लिखो। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कैसे लिख सकते हैं बताता हूं। ये जो तुम्हारा था वो क्या था, रेडियस था, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर ये रेडियस है मेरा, ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, तो ये लेंथ r इंटू डी थीटा हो जाएगी। तो लेंथ ये आ गई, तो इसमें dq चार्ज कितना हो जाएगा, एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में जो कि है लैम्डा, तो लैम्डा इंटू dl, मतलब ये छोटा सा लेंथ जो है dl, यानी लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये मेरा क्या आ गया, dq आ गया। इस dq को यहां पटकना है, इस dq को यहां पटकेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन r cos ऑफ थीटा इंटू लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अब ये आ गया मजेदार चीज, आर लैम्डा आर बाहर आ जाएगा तो ये हो गया लैम्डा आर स्क्वायर इंटू तुम्हारा ये क्या है, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है साइन ऑफ थीटा, वो हो जाता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ लगाओगे, इंटीग्रेशन कॉस थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जानी है, तो ये मजेदार चीज है। देखो यहाँ से तुम इधर गए थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे थीटा, तो तुम क्लॉकवाइज में कहाँ तक जाओगे, सर मैं इधर गया इधर गया इधर गया, 90 पे गया तो यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ 0 से चालू हुआ, लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया लेता गया और यहाँ पे आ गया 90 डिग्री पे, जब 90 डिग्री पे तो यहाँ खत्म हो गया। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई कि मात्र ये वाली स्ट्रेच ही आई, ये सेमी सर्कल का आधा हिस्सा ही हो पाया इंटीग्रेट, पीछे का हिस्सा कैसे करूं। अब पीछे के हिस्से के लिए यहाँ सेंट्रल लाइन से पीछे जाना पड़ता, तुम तो एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो, तो इसको दिखाएंगे नेगेटिव से, नेगेटिव पीछे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ पीछे जा रहा हूँ, नेगेटिव कहाँ तक गया, -π/2, मतलब यहाँ से शुरू करना है मेरे को, यहाँ तक जाना है, तो नेगेटिव π/2 से 0 जाऊंगा और 0 से फिर +π/2, तो इसकी लिमिट आ जाती है तुम्हारी -π/2 से लेके +π/2 तक, राइट। प्लस पाई से नहीं नहीं नहीं, प्लस पाई से माइनस पाई नहीं बेटा, -π/2 से +π/2, अपूर्व -π/2 से +π/2, यहां से पीछे की तरफ जाना तो ये पीछे -π/2 और आगे +π/2 तक। ठीक है, शायद लिमिट जो आएगी वो आ जाएगी -π/2 से लेके +π/2। सेमी सर्कल है ना यार, सिंपल सी चीज, सेमी सर्कल है तो +π/2। ठीक है, अब देखो यहाँ -π/2 से लेके +π/2 आ गई। ठीक है सर, बिल्कुल। तो नेट क्या आ रहा है यार, नेट क्या आ रहा है, नेट की जो वैल्यू आ रही है दैट विल टर्न आउट टू बी लैम्डा आर स्क्वायर, बाहर आ गया साइन ऑफ π/2, लैम्डा आर स्क्वायर बाहर आ गया साइन ऑफ π/2 माइनस ऑफ साइन -π/2, जो कि प्लस ही हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो गया। सो नेट आ गया मेरा कितना, नेट इज टर्निंग आउट टू बी 2 टाइम्स लैम्डा आर स्क्वायर, क्योंकि साइन π/2 1 और ये माइनस ऑफ -1 तो +1, सो 2 आ गया, 2 लैम्डा आर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, एक भी नहीं। अरे एक भी इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने लैम्डा के टर्म्स में आंसर निकाला नहीं। लैम्डा पता है क्या है, लैम्डा इज सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसका, इसका लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा जो भी सर टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय इसकी टोटल लेंथ, जो कि हो जाती है 2πr, है कि नहीं, जो भी इसका टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय इसकी टोटल लेंथ जो कि है 2πr। तो लैम्डा की जगह वहां वैल्यू पटक दो, लैम्डा की जगह यहां वैल्यू पटक दो, कितना हो गया, सॉरी 2πr नहीं πr, 2πr तो पूरा सर्कल होता है, ये हाफ सेमी सर्कल है ना। सो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी q/πr, सो q/πr रखेंगे तो q/πr इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो ये आ गया मेरा आंसर। नेट
ओके, एक मिनट यार, रुकना, होल्ड ऑन। अब आ रही है क्या आवाज मेरी? इज इट क्लियर नाउ? Am I audible? ओके, सही है, परफेक्ट, ठीक है। देखो, सो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, क्लियर है? ओके, कोई डाउट हो तो बता देना, क्लियर है बस। चल, बहुत बढ़िया यार, क्लियर है तो ये अपना फाइनल आंसर है। चल आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल भी बहुत बढ़िया है। आधी रिंग पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी है प्लस लैम्डा और बाकी आधी रिंग पे दी है माइनस लैम्डा। फाइंड पूछ रहे हैं भाई, बताओ डाइपोल मोमेंट ऑफ द रिंग कितना होगा। ट्राई करके देखो। इसकी आधी रिंग पे प्लस लैम्डा दे दिया, आधी रिंग पे यहां पे प्लस लैम्डा दे दिया, यहां पे प्लस लैम्डा है और यहां पे नेगेटिव लैम्डा है। क्लियर? आधी रिंग पे प्लस लैम्डा, आधी रिंग पे नेगेटिव लैम्डा। बताओ आंसर कितना होगा, सोचो जरा आंसर कितना होगा। और आंसर यहां निकाल दोगे ना, इसको भी कैलकुलस से निकालना है और बताऊंगा कैसे वो सिमिलर है पिछले केस से, कैसे सिमिलर है पिछले केस से। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम है जिसका हम फाइनल आंसर याद करके रखेंगे। इन केस डायरेक्टली पूछ लिया तो वहां हम डिराइव तो कर नहीं पाएंगे, और डिराइव कर नहीं पाएंगे तो भाई हम लोगों को फाइनल आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आओ इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे हमें डायगोनल को कवर करना है, जैसे यहाँ पे एक डी क्यू ले लिया और इसका जस्ट डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट ये हो गया, इसको डी क्यू ले लिया, ये प्लस डी क्यू हो गया, ये माइनस डी क्यू हो गया। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे भी एक छोटा सा डी क्यू होगा और यहाँ पे एक नेगेटिव डी क्यू होगा, तो यहाँ इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। ऐसे इधर भी होगा एक प्लस डी क्यू और यहाँ पे होगा एक नेगेटिव डी क्यू, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? मतलब यहाँ पे जो डाइपोल्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वो इस तरीके के हो रहे हैं। ये रहा, ये एक डी क्यू हो गया, फिर ये एक डी क्यू हो गया, फिर ये एक डी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या समझने की बात है। इंटीग्रेशन लगाने से पहले एक चीज हम समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? कि हम इसके अबाउट आईना रखेंगे। किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि बंटवारा हुआ है एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, बंटवारा एक्स के अबाउट हुआ है तो वाई एक्सिस के अबाउट मिरर रखेंगे, और वाई एक्सिस के अबाउट जब मिरर रखूंगा तो मैं देखूंगा कि यार इसके इधर साइड का जो डाइपोल है और उसका जस्ट मिरर इमेज इधर का है, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को काट रहे हैं। इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। सिंपल सी चीज। यहां पे भी वही सेम एनालिसिस कि यहां से अपने को जाना है थीटा एंगल पे, यहां पे अपने को जाना है इधर पे थीटा एंगल पे, यहां से अपन जाएंगे थीटा एंगल पे, और वहां थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी थीटा। अपन जाएंगे थीटा एंगल पे और वहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डी थीटा। ठीक है, अभी डी थीटा जो एलिमेंट ले लिया है तो उसके हिसाब से यहां पे जो छोटी सी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? यहां पे जो छोटी सी लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? आर इंटू डी थीटा। सिंपल सी चीज। तो इसमें जो चार्ज आएगा प्लस चार्ज, इसमें जो प्लस चार्ज आएगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? भाई जो भी तुम्हारा लैम्डा है, जो भी तुम्हारा लैम्डा है इंटू आर डी थीटा। मतलब जो छोटा सा डी क्यू चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू आर डी थीटा।
ये dq हो गया जो से हमने पिछले केस में किया था, और ये dq चार्ज हो जाएगा, यहां पे भी सेम वही dq चार्ज होगा, ये dq चार्ज भी वही होगा, और इसकी वजह से जो डाइपोल कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका मात्र वर्टिकल कंपोनेंट ही ऐड करना पड़ेगा। अब ये तो चीज तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे भी जो नेट आएगा उसका इंटीग्रेशन dp का मात्र वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल कर रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये जो dp बन रहा है, ये आपका dp बन रहा है इधर, उसका वर्टिकल कंपोनेंट cos थीटा, तो यहां पे भी इंटीग्रेशन dp cos ऑफ थीटा ही हम लोगों को इंटीग्रेट करना है नेट निकालने के लिए, ठीक है, वही हम लोगों को करना है नेट निकालने के लिए। क्लियर? ओके सर, बढ़िया। जीरो हो जाएगा? नहीं भाई, जीरो थोड़ी होगा यार। अपूर्व जीरो कैसे होगा? देख यार, इसका पूरा एक तू देखेगा इस तरीके का अरेंजमेंट है ये, ठीक है, ये है। अब इसका जीरो कैसे होगा? इसका जीरो कैसे होगा बताओ? इसका जीरो हो सकता है क्या? इसका जीरो हो सकता है क्या? सोचो, इसका पूरे का डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना इसका जीरो, तो जीरो नहीं है आंसर, ठीक है। आधे में प्लस लैम्डा है, बाकी आधे में माइनस लैम्डा है, ओके। तो अब यहां पे नेट हमको निकालना है जो कि हो जाएगा इंटीग्रेशन डीपी कॉस थीटा, तो आओ वैल्यू निकालते हैं। पी नेट जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन डीपी, डीपी कितना था यार मेरा, डीपी यहां पे हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू इंटू दूरी कितनी है इनके बीच में, इनके बीच की दूरी जो हो जाएगी अभी वो 2r होगी, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 2r, क्योंकि डायगोनली है, ओके। सो डी क्यू इंटू 2r इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब सेम चीज, डिफरेंशियल एलिमेंट मेरा डी क्यू है बट वेरिंग एलिमेंट मेरा थीटा है, सो यहाँ पे डी क्यू को थीटा के टर्म्स में करेंगे, डी क्यू को थीटा के टर्म्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा, तो यहाँ पे रखो लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर, 2 लैम्डा आर स्क्वायर बाहर, अंदर कितना रह जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, पूरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे भैया? सिंपल सी चीज़ है, ये आखिरी प्लस है और ये आखिरी माइनस, ये प्लस है और यहीं पे आखिरी माइनस और आखिरी माइनस, तो शुरुआत मेरे को करनी पड़ेगी इससे, जबकि मेरा ये डाइपोल बन रहा है, ठीक है, और अंत में करूँगा इस पे, जबकि मेरा ये डाइपोल बन रहा है। क्लियर? तो शुरुआत के लिए -π/2 से लेके +π/2 तक खींचूंगा, तो इंटीग्रेशन वही -π/2 से +π/2, जैसा पिछले केस में किया वही हो गया। ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा +π/2 से -π/2 से लेके +π/2। क्लियर है? तो साइन π/2 माइनस ऑफ साइन -π/2, तो वही वापस 2 हो जाएगा, सो 2 लैम्डा आर स्क्वायर साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, ठीक, ये हो गया, ये हो जाएगा 2। सो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? नेट जो आ रहा है मेरा, नेट विल टर्न आउट टू बी 4 लैम्डा आर स्क्वायर, 4 लैम्डा आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे क्या आ गया? 4 लैम्डा आर स्क्वायर। पिछले सिनेरियो में कितना आंसर आया था? यहाँ पे आया था मेरा 2 लैम्डा आर स्क्वायर, यहाँ पे आया था 2 लैम्डा आर स्क्वायर। क्यों? यहाँ और इस केस में अंतर क्या है? सेम ही है, दोनों केस, दोनों केस सेम है, दोनों केस सेम है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या था? यहाँ पे जो दूसरा नेगेटिव चार्ज था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? r दूरी पे, और यहाँ पे कहाँ सिचुएटेड है? वो देखोगे तुम पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज कहाँ सिचुएटेड है? 2r दूरी पे। कहाँ पे? 2r दूरी पे, 2r दूरी पे। समझ रहे हो बात को? 2r दूरी पे सिचुएटेड है। तो क्या यहाँ पे हम आंसर जस्टिफाई कर पाए हैं? नेट ये हो जाएगा, बिल्कुल, दिस इज द नेट डाइपोल मोमेंट ओवर है, जो कि कितना हो रहा है? 4 लैम्डा आर स्क्वायर के बराबर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम अपूर्व? बताओ, कुछ दिक्कत तो बताओ। ये नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा किस सिनेरियो में? इस सिनेरियो में, जबकि आधा तुमने प्लस लैम्डा दे दिया और बाकी आधा माइनस लैम्डा दे दिया। सो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा कितना आएगा? 4 लैम्डा आर स्क्वायर, 4 लैम्डा आर स्क्वायर। क्लियर? बहुत स्टैंडर्ड सा केस है और आपको ये याद रख के रखना है। ये आपको याद रख लेना है कि जब कभी भी ये वाला केस देखूंगा मैं कि इधर पे चार्ज दिया हुआ है और यहाँ पे है, सेंटर पे रखा है -q, तो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस सिनेरियो में आ जाएगा 2 लैम्डा आर स्क्वायर, और इस सिनेरियो में कितना आ जाएगा? यहाँ पे प्लस है ऊपर और यहाँ नीचे नेगेटिव, तो इस सिनेरियो में डाइपोल आ जाएगा 4 लैम्डा आर स्क्वायर। सिंपल सा रीजन, यहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच में 2r की दूरी और यहाँ पे चार्जेस के बीच में r की दूरी। क्लियर?
जहां पे r डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होगा। बिल्कुल सर, अब टी आर की से लंबा r स्क्वायर, अब तरक्की से क्या बोल रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा। टी आर के आई ई, क्या ये टी आर के आई ई? हाँ, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 2 लैम्डा, नहीं ऐसे नहीं कर सकते यार कि r यहाँ पे जनरल डिस्टेंस होगा, क्योंकि r स्क्वायर का एलिमेंट आ रहा है ना लैम्डा के साथ, तो ये तरीका नहीं है। यही तो फॉर्मूले याद रखना, कुछ अंडू सा मत याद रख ले भाई, ठीक है? कुछ भी इधर उधर का दिमाग ला के मत याद रख लेना, वरना प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड केसेस है यार, मैंने ड्राइव करके पूरे दिखा दिए। अब आओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे वापस जंप करते हैं। ये डाइपोल का कंस्ट्रक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड पे वापस जंप करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइपोल के आसपास, आपके सामने है कुछ इस तरीके से, ठीक है? आपके सामने कुछ इस तरीके से दी हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं बता भी चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंस्ट्रक्शन जो था, पुराने सेशंस देखोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्जेस की बात जहां हमने की है, वहां पे हमने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली है। ओके, बिल्कुल सही बात सर, एकदम सही है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये नहीं आता कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय रीजन में क्या है, वो तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, KQ/R² कर देंगे दोनों की वजह से। जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक छोटे डाइपोल यानी शॉर्ट डाइपोल की वजह से नियर बाय रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अंतर है। ये बड़ा डाइपोल है, बड़े डाइपोल के आसपास नियर बाय मतलब इतना बड़ा डाइपोल बना दिया और पूछा यहां, तो प्रॉपरली हमें KQ/R² दोनों की वजह से करके नेट निकालना है। लेकिन जब शॉर्ट डाइपोल की वजह से हो तो उसका अलग तरीका है। तो यहां पे हम वही देखने वाले हैं कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और उसके किसी भी जनरलाइज पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है? सिंपल सा डेरिवेशन है, सिंपल सा वही करना है। बट ये चीज याद रखनी जरूरी है कि यहां जितने भी डाइपोल की बात हो रही है, जो भी डेरिवेशन होता है वो कैसा होता है, वो शॉर्ट डाइपोल होता है, वो शॉर्ट डाइपोल होता है। भाई शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है सर? शॉर्ट डाइपोल का मतलब यही है मात्र कि जो भी आप अगर इतना बड़ा भी डाइपोल ले रहे हो तो भैया इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो देख रहे हैं 10 घर दूर, मेरे पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी वाले घर में, ठीक है? वो फिर उस सिनेरियो में उधर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो ये शॉर्ट डाइपोल होगा। अगर इतना सा डाइपोल देख रहे हो तो इसके लिए इतनी दूरी पे, मात्र इतना सा डाइपोल देख रहे हो तो इतनी दूरी पे आपको मान सकते हो कि हाँ ये शॉर्ट डाइपोल का केस है, ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे टॉप पे जैसे मान लो ये रहा, स्क्रीन के बाहर नहीं जाना है, ये रहा, और यहाँ पे तुम देख रहे हो इतना छोटा सा है, मात्र इतना छोटा सा, तो ये शॉर्ट डाइपोल का केस है। ओके, अगर इतना बड़ा केस है और ऊपर दिखाना है, मान लो इतना बड़ा और यहाँ पे इस पॉइंट पे पता करना है इतने बड़े का यहाँ पे, तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा आंसर ही समेट दोगे इधर का उधर और नेगेटिव लेके आ जाओगे, तो वो सिनेरियो शॉर्ट डाइपोल का नहीं होगा। तो बी कॉशियस विद इट। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई मेरा एक डाइपोल है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है? मेरा एक डाइपोल है, उसकी लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और मुझे इसके सेंट्रल पॉइंट से 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। अब यहां पे कुछ महानुभाव करके आ जाएंगे 2KQ/R², जो कि सरासर गलत है, और गलत तो तब हो जाएगा जब वो ऑप्शन भी दिया रहेगा, समझ रहे हो? इस सिनेरियो में शॉर्ट डाइपोल का केस नहीं लगाना, इसमें 2KQ/R² नहीं होगा। ओके, 2KQ/R² जो अभी निकाल के बताऊंगा वो कहां होगा अभी बताता हूं। तो देखो वही सीन है कि यहां पे एक डाइपोल रखा हुआ है, ये रख दिया डाइपोल, ये रख दिया डाइपोल। अब ये डाइपोल रख दिया मैंने अगर, तो इस डाइपोल में इधर पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली एरो पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है और नेगेटिव चार्ज से एरो निकलता है, तो इस पॉजिटिव की वजह से कुछ दूरी पे, ये शॉर्ट डाइपोल है, कुछ दूरी पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो देखो अब ये जो दूरी है इसके सेंट्रल पॉइंट से ली है, और ये जानबूझ के दूरी हमने इसकी 2a ली है क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प हो जाती है। तो इसके बीच की दूरी हम क्या कंसिडर करते हैं भाई, 2a। और कल को अगर लेंथ दे दी हम लोगों को 2 सेंटीमीटर, मान लो शॉर्ट डाइपोल है, 10 मीटर दूर पता करना है, 2 सेंटीमीटर का शॉर्ट डाइपोल दिया है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये सब चीजें नोट वर्दी हैं यार, ये सब प्रॉब्लम दे देती है बाद में। तो अगर डाइपोल बनाया है जिसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो a कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना क्योंकि फाइनल फॉर्मूले में मात्र a है, फाइनल फॉर्मूले में मात्र a है। ओके, अब देखो ये p हो गया, ये p कितना हो जाएगा, यहां पे p की वैल्यू हो जाएगी सर सिंपल q इंटू 2a के बराबर, ठीक है? अब देखो ये 2 लेने का रीजन इसलिए है क्योंकि सेंट्रल पॉइंट से दूरी दी रहती है x की, सेंट्रल पॉइंट से ही दूरी लेते हैं क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है तो इसकी कुछ ऐसी बहुत ज्यादा विड्थ तो होती नहीं है, तो यहां बीच से x दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर दी। अब देखो
ये सेंट्रल पॉइंट है तो भाई ये दूरी ए हो जाएगी और ये वाली दूरी भी ए हो जाएगी, तो यानी पॉजिटिव चार्ज की दूरी इससे कितनी हो जाएगी, ये x था उसमें से एक हटा दो यानी x माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज की दूरी। पॉजिटिव चार्ज की दूरी इस x से a ऐड कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज की दूरी पता चल जाएगी, ये रही नेगेटिव चार्ज की दूरी। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों भाई, सिंपल सी चीज है यार, प्लस क्यू की वजह से इधर होगी, ये प्लस की वजह से, और नेगेटिव की वजह से पीछे होगी। और ये भी मानता होना चाहिए तुम लोगों की नेगेटिव की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव से वो पॉइंट थोड़ा दूर है। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, अल्टीमेटली बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आएगी, ई नेट। अच्छा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड यहां बता देता हूं, मैग्नीट्यूड यहां बता देता हूं। ई नेट की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव, ठीक है। ई पॉजिटिव कितना भाई, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सिंपल सी चीज। ओके सर, बढ़िया। स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ जाएगा। के क्यू बाहर निकालो, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ये चीज को खोल दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर आ गया, माइनस माइनस इस चीज को खोल दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। ओके, ये हो गया, ठीक है। और डिवीजन में क्या हो जाएगा, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, सो ये हो गया आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये नेट आ गई, अब ये नेट आ गई। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, 2RA माइनस ऑफ माइनस 2RA यानी 2RA प्लस 2RA यानी 4RA, तो ऊपर आ जाएगा 4RA के क्यू इंटू 4RA डिवाइडेड बाय आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। अब यहाँ पे वही शॉर्ट डाइपोल का सिनेरियो आएगा, शॉर्ट डाइपोल का सिनेरियो आएगा। अगर तुम शॉर्ट डाइपोल नहीं कंसीडर करते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। तुम इसको अगर रटना चाहो तो रट सकते हो, क्या कि इफ द डाइपोल इज नॉट शॉर्ट, नॉट अ शॉर्ट डाइपोल, नॉट अ शॉर्ट डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितनी हो जाती है, अच्छा इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना, एक्सियल पॉइंट पे कितनी हो जाती है, मैं Q इंटू 2A को ऐसे लिख लेता हूँ, Q इंटू इसको 2 इंटू A लिख देता हूँ, 2 इंटू A, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन अगर इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, इन दैट सिनेरियो व्हाट आई कैन से इज आर की जो वैल्यू हो जाएगी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ए के कंपैरिजन में, और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी ए के कंपैरिजन में, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मात्र मैं आर स्क्वायर ले सकता हूँ, आर स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा, आर रेज टू द पावर 4। सो फाइनली जो नेट आएगा कितना आ जाएगा, के क्यू 4RA डिवाइडेड बाय आर रेज टू दी पावर 4, ये से कैंसिल होगा, 3 रहेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये वापस Q इंटू 2A 2P हो जाएगा, तो 2KP, तो E एट एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट ही था, ये भी एक्सियल पॉइंट ही था, E एट एक्सियल पॉइंट विल बी इक्वल टू 2KP अपॉन R क्यूब, 2KP अपॉन R क्यूब, ये एक्सियल पॉइंट हो जाता है। क्लियर है, समझ आ गया। सो ये हो जाता है मेरा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किस सिनेरियो में, अगर शॉर्ट डाइपोल है। शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। शॉर्ट डाइपोल है तो ये हो जाता है, शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो वो हो जाता है। उसको रटना है क्या, बिल्कुल नहीं, इसको रटना है, हाँ उसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो। मेन फंडा तुम्हें ये पता होना चाहिए, पूरा एनालिसिस यहीं पे दिया हुआ है, तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लेकिन याद रख लेना है, 2KP अपॉन आर क्यूब, 2KP अपॉन आर क्यूब, 2KP अपॉन आर क्यूब। इसी तरीके से चलते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि कहलाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पॉइंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन निकालेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे वही डाइपोल है आपका, वही छोटा सा डाइपोल है आपका, और इस पॉइंट पे एकदम जो सेंट्रल इक्वेटोरियल लाइन है उस पॉइंट पे जाके पॉइंट P लेते हैं और वहां पे पता करते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। वहां पे पता करते हैं क्या, वहां पे पता करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इस प्लस क्यू की वजह से इधर जाती हुई, इस माइनस क्यू की वजह से उसकी तरफ आती हुई, ओके।
इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ई पॉजिटिव, इसकी वजह से जो होगी वो होगी ई नेगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड समान रहेगा। रीजन बीइंग डायरेक्शन अलग रहेगा, मैग्नीट्यूड समान, क्योंकि ये दूरी जो है वो सेम है, ये दूरी भी सेम है, ये दूरी भी सेम है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तुम देख सकते हो कैंसिल कर देगा, अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही जोड़ना पड़ेगा। और अगर ये एंगल थीटा मान लिया तो यहाँ पे ई कॉस थीटा पॉजिटिव की वजह से और ई कॉस थीटा नेगेटिव की वजह से, तो जो नेट रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ई नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ई इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है क्या, बिल्कुल अवश्य। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिल्कुल, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, और वही चीज ये भी थीटा हो जाएगा। सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि 2 ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यों बोल रहा है, इसको आर बोलो ना, चलो कोई नहीं, आर एक्स बोल लिया तो ठीक है। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हो गया, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बी अपॉन ए, यानी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ओके। अच्छा, क्यू इंटू 2a, ये तो p हो गया, तो हो जाएगा k इंटू पी अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो x है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, a से। ये जो x है बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, a से, क्योंकि ये बहुत दूर देख रहे हैं और ये बहुत छोटा सा डायपोल है। सो सिंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जो नेट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिससे मैं बोलता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के पी अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और यही चीज आर हो जाएगी, जैसे यहां पे आर था ना, वैसे ये भी आर हो जाएगी। तो अगर तुम इफ एक्स को आर मानते हो, तो वही इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितनी हो रही है, के पी अपॉन आर क्यूब। ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ओके, ये याद रखना है। जो ई इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, के पी अपॉन आर क्यूब, क्लियर। तो ये सिंपल सी चीज बताई है मैंने, और यही पूरा एनालिसिस है। चलो सर आगे चढ़ते हैं और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट पी। किसी भी जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज, यहाँ पे डाइपोल इस तरीके से रखा है, और तुमने इधर बता दिया, अब इधर बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ देता हूं। यहाँ पे मुझे थीटा दूरी पे यहाँ पे बताना है, तो मैं पी को ऐसे तोड़ देता हूं। एक पी का कंपोनेंट लेता हूं कुछ इस तरीके का, और एक पी का कंपोनेंट लेता हूं कुछ इस तरीके का। ये आप तोड़ कैसे रहे हो, सिंपल सी चीज यार। ये अगर P है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा एंगल के साथ, ये हो जाएगा P cos ऑफ थीटा। और ये अगर P है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला P sin थीटा। अब मजे की बात ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P acts as axial point फॉर, किसके लिए एक्सियल पॉइंट बन जाता है, P cos थीटा के लिए, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर P sin थीटा। सिंपल सी चीज देख लो, बस ये है फिजिक्स। इस भाई साहब के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और इनके लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो अब P cos थीटा की वजह से इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, P cos थीटा को चलो अलग कलर से बनाते हैं। ये रहा, ये P cos थीटा, ठीक है, ये P cos थीटा, ओके। अब ये P cos थीटा की वजह से यहाँ पे, P cos थीटा की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी हो जाएगी भाई, इस P cos थीटा की वजह से जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वैसे बाहर की तरफ जाती हुई होगी। क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल का, ई इक्वेटोरियल हो जाती है कितनी, 2 kp अपॉन आर क्यूब,
राइट। सिंपल सी चीज कितनी होती है 2kp अपॉन आर क्यूब, अभी तो जस्ट पढ़ा था, सॉरी एक्सियल पॉइंट है ना ये क्या है एक्सियल पॉइंट है, ये वाला एक्सियल पॉइंट है, तो यहाँ पे से बाहर की तरफ होगी, तो जो ई एक्सियल हो जाएगी, जो ई एक्सियल हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2kp अपॉन आर क्यूब, राइट। ये आर हो गया, लेकिन यहाँ पे पी नहीं है, पी कितना है पी कॉस थीटा है, तो लो पी कॉस थीटा, ठीक है। अब इस नीली वाली पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पी साइन थीटा की वजह से यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है। अच्छा हाँ यार, एक और चीज बताना भूल गया ना, एक और चीज बताना भूल गया, देखो यहाँ पे डायरेक्शन बताना भूल गया मैं तुमको। देखो ई एक्सियल का जो वेक्टर डायरेक्शन है ना वो पी के डायरेक्शन में होता है, ई एक्सियल का जो वेक्टर डायरेक्शन होता है ना पी के डायरेक्शन में होता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि अगर ये डाइपोल तुमने रखा हुआ है ना, ये डाइपोल इधर इस तरीके का, तो इसके एक्सिस के अलोंग इस रीजन में बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी ई एक्सियल, और इधर बात करोगे तो यहाँ पे भी ऐसी ही होगी। क्लियर है? वो जो डायरेक्शन रहता है ई एक्सियल का कहाँ रहता है हमेशा, ई एक्सियल का जो डायरेक्शन रहता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल रहता है, डाइपोल रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा वेक्टर के साथ होता है, ये पूरा वेक्टर के साथ होता है। ऑन द अदर हैंड इक्वेटोरियल में क्या होता है, इक्वेटोरियल का जो डायरेक्शन है ना वो अपने पी का इधर है, पी इधर है, तो इसका डायरेक्शन जस्ट देखो उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। क्लियर है? यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है। ओके, ये चीज याद रखना यार, ये चीज याद रखना। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे बता रहा हूं कि इस पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे जो होगा वो कहाँ होगा, ऐसे पीछे की तरफ, और कितना मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये ई इक्वेटोरियल जो हो जाएगा दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब होता है। और पी यहाँ पे क्या है, पी यहाँ पे पी साइन थीटा है, पी यहाँ पे पी साइन थीटा है, ठीक है। सो ये ई इक्वेटोरियल हो गया। अब इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का नेट रिजल्ट ये हो गया, ये क्लियर, ये हो गया ई नेट, ठीक। अभी ई नेट की वैल्यू क्या है, तो ई नेट की सिंपली जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर, सिंपल। और ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर बताओ 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 जल्दी बताओ। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब, के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर रेज टू द पावर 6 प्लस 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर रेज टू द पावर 6। तो देखो के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर रेज टू द पावर 6 तो बाहर आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, 4 में से एक हटा देना तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो गेम बचेगा वो ये बच जाएगा कि जो ई नेट आ रहा है, ई नेट आ रहा है कितना आ रहा है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के पी अपॉन आर क्यू, ये नेट आती है, ये नेट आती है 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज ये जो एंगल था ये एंगल थीटा था, और इस एंगल को क्या बोल रहे हैं, इस एंगल को बोल रहे हैं अल्फा, ठीक है। ये एंगल थीटा था, इस एंगल को चलो फाई बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोल रहे हैं फाई, इस एंगल को क्या बोल रहा हूं मैं फाई, इस एंगल को बोला मैंने फाई। अब tan फाई क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला ट्रायंगल देखो, येलो से बनाता हूँ, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल देखो, ये इस ट्रायंगल में ये फाई है, ये फाई है, ये ऊपर वाला जो साइड है वो तुम्हारा ये ई इक्वेटोरियल हो गई, और ये जो है वो कितना हो गया तुम्हारा ई एक्सियल हो गया। और tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो भी यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो भी यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं बताना कि tan फाई जो हो रहा है यहाँ पे, tan फाई विल बी इक्वल टू आपका ई इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय ई एक्सियल, ठीक है। अब ई इक्वेटोरियल कितना है, ई इक्वेटोरियल हो गया केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो अल्टीमेटली केपी अपॉन आर क्यूब केपी अपॉन आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा। सो ये कितना आ जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी tan फाई की वैल्यू आ गई tan ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर। क्लियर? ये चीज़ याद रखना, ये भी एक बहुत अच्छा सा रिलेशन है।
बिल्कुल यार अपूर्व, हो जिंदा, तुम कहाँ चले गए थे? tan थीटा बाय 2। अपूर्व सो गया था भाई, सो गया था कि जाग रहा है? देखो तो ये रहा, ये पूरा एनालिसिस है। इफ ए इज द एंगल मेड बिटवीन ई एंड ई आर, देन tan अल्फा विल बी इक्वल टू ई थीटा बाय दैट इज हाफ ऑफ tan थीटा, ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन होता है tan अल्फा का हाफ ऑफ tan थीटा। अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा हो जाता है तुम्हारा जो एंगल तुम्हारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही, किसके साथ, किसके साथ बना रही है? तुम्हारे उस पॉइंट पोजीशन वेक्टर के साथ। मतलब अल्फा क्या है यहाँ पे, ये एंगल जानना भी जरूरी, क्योंकि एग्जाम में लिया रहेगा तो तुम्हें समझ में। तो अल्फा इज बेसिकली, अल्फा या फाई जो मैंने लिया है, अल्फा और फाई, अल्फा और फाई इज व्हाट? इट इज द एंगल मेड बाय ई नेट विथ पोजीशन वेक्टर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो है, ठीक है। और जो थीटा है वो क्या है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डाइपोल, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट समझ में आने चाहिए कि हैं क्या। बस ये रिलेशन पता होने से थोड़ी काम बन जाता है। अल्टीमेटली एक सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है ना यार स्टूडेंट्स में कि यार देख लेते हैं, पढ़ तो वो 10 जगह से लेते हैं। यूट्यूब में पढ़ना कौन सा बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, इतनी सारी चीज़ें हैं। मेन दिक्कत आ जाती है कि हम जब सवाल देखते हैं खुद से तो हमें वो संपट ही नहीं पड़ता, हमें वो समझ ही नहीं आता। यही नहीं पता चलता कि यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, या कौन सी ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके। या एंगल बता दिए यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये क्या चीज़ आ गई। क्लियर है? तो वो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब चीज़ें इन डिटेल पता होनी चाहिए। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ई नेट का क्या होगा, और उसके बाद आर का क्या होगा। नोट्स बना रहा था, क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात है। बनाओ नोट्स बनाओ। देखो अब क्या है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल डाइपोल रखा हुआ है और पूछ रहे हैं भाई उस पर फोर्स कितना होगा, पूछ रहे हैं उस पर फोर्स कितना होगा। डाइपोल यहाँ से इमेज में गायब हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डाइपोल बना देता हूँ। डाइपोल होगा कुछ इस तरीके का, लाइक दिस। क्लियर? ये होगा डाइपोल, ये होगा डाइपोल, ये प्लस और ये नेगेटिव, ठीक। अब इस पॉजिटिव पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पॉजिटिव पे जो फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? सिंपल सी चीज, इस पे फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई के बराबर। इस नेगेटिव पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा? Q इंटू ई के बराबर। तो नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स तो आ गया 0। देख सकते हो तुम, उधर आगे इधर आगे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ डाइपोल हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है? हाँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। कौन? एक शॉर्ट डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी जरूरी है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो हमेशा एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन्ड रहेगी। किसके साथ? उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो यहाँ पे अलग फोर्स लगने लगेगा, यहाँ पे अलग, तो फिर एक नेट फोर्स आ जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट सिनेरियो, टॉर्क की बात करते हैं। तो नेट टॉर्क कितना हो जाता है? सिंपल सा रिलेशन, नेट टॉर्क जो होता है 2 हो जाता है Q क्रॉस E के बराबर। गलत जवाब, Q क्रॉस E नहीं, P क्रॉस E। किसके बराबर? P क्रॉस E के बराबर। P क्रॉस E के बराबर कितना? नेट टॉर्क कितना हो जाता है? P क्रॉस E के बराबर। क्लियर? अब सवाल 2023 में ही आ गया था, 2023 में ही सवाल आ गया था डायरेक्शन को लेके, एंगुलर वेक्टर को, जिसको बहुत सारे लोग, एक बेसिक सी चीज है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते, और बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सवाल आया था कि भाई टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है किसी भी टॉर्क का ही था शायद क्वेश्चन 2023 का, कि टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, और एक था अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये चीज समझना जरूरी है कि नेट टॉर्क का घुमाने का अंदाज कैसा होता है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका वेक्टर कैसे बनता है। ठीक है, सो यहाँ आप देखो जरा, इस चीज को जरा ध्यान दो 2 सेकंड का टाइम लेना। इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। अब इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन ये वाले इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा घुमा देंगे। ये दोनों कंपोनेंट, ये देखो इस तरीके का ये, और इस पे फोर्स कुछ इस तरीके का लग रहा है, तो ये पूरा घूम जाएगा इस तरीके का। ओके, इन दोनों फोर्सेस की वजह से
इन दोनों फोर्सेस की वजह से। अब घूमने की टेंडेंसी कैसी हो रही है, इस तरीके से घूमने की टेंडेंसी कहाँ हो रही है सर, इस डायरेक्शन में, ये है डायरेक्शन घूमने का। ओके ठीक है, अब घूम ये कौन सा डायरेक्शन में रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका वेक्टर कहाँ बनता है, तो वेक्टर के लिए हमेशा आपका दाहिना हाथ काम आता है। कौन सा, दाहिना, यानी राइट हैंड। राइट हैंड की उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही हैं उधर घुमाओ, और अंगूठा जहां जाता है वो क्या कहलाता है, अंगूठा जहां जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका डायरेक्शन, वो कहलाता है वो डायरेक्शन जिसमें आपका, अगर ये एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हो, यहां पे जैसे मैं टॉर्क की बात कर रहा हूं, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है तभी मोशन है, तो टॉर्क का वेक्टर इधर होगा, अंदर की तरफ। टॉर्क का वेक्टर कहां होगा, अंदर की तरफ, मतलब इनटू द प्लेन। टॉर्क कहां है, इनटू द प्लेन। क्लियर। सो ये चीज समझना जरूरी है कि नेट टॉर्क अंदर की तरफ आ रहा है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका पी क्रॉस ई से समझते हैं। सो पी वेक्टर ये रहा और ई इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है सर, थीटा। अब हमें इतना तो पता चल ही चुका है यार कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का होता है, मतलब पी का ये वाला कंपोनेंट ले लो जो कि पी साइन थीटा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से, इसके माध्यम से डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, बाहिने हाथ के रूल से, मतलब बाएं हाथ के रूल से, दाहिने नहीं बाएं हाथ के रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। और मंत्र ये है कि क्रॉस से पहले वाली चीज को मिडिल फिंगर से दिखाते हैं, क्रॉस के बाद वाली चीज को फोर फिंगर से, और रिजल्ट थंब दिखाता है। तो ये दिखाता है आपको किससे, मिडिल फिंगर से, ये दिखाता है आपको किससे, फोर फिंगर से, पहली उंगली जो कहलाती है ये वाली, और ये भैया जी दिखाते हैं आपको थंब से। क्लियर। तो ये हो गया, मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ गई, फोर फिंगर इधर गई, थंब कहाँ आ रहा है देख लो, थंब आ रहा है अंदर की तरफ। वो भी यही बताया था, ये भी यही बताया, दोनों से आंसर सेम आया। तो दोनों को रिलेट करके समझना बहुत अति आवश्यक है। तो नेट टॉर्क एक फॉर्मूला जानना आसान होता है, और थ्री डायमेंशन में इसको पूरा डायरेक्शन के साथ समझना काफी अच्छी बात होती है। काफी कठिन भी होता है लेकिन अच्छी बात होती है, और हमेशा अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। फिजिक्स में मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है जहां थ्री डायमेंशन वर्ल्ड में घुस जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। उसका एकमात्र सिंपल सा रीजन होता है, क्योंकि पढ़ाने वाला शिक्षक जो है वो टू डायमेंशन में पढ़ा रहा है। तुम देख जिस स्क्रीन पर वो टू डायमेंशन है, लेकिन तुम जीते जिस दुनिया में वो थ्री डायमेंशन है। अब थ्री डायमेंशन में समझाने के लिए मुझे तुम्हारे पास आके बताना पड़ेगा, और उसमें भी मुझे बोर्ड के नहीं, सामने चीजों को करके दिखाना पड़ेगा, ऐसे हवा में वेक्टर के थ्रू। तब जाके तुम समझ पाओगे कि थ्री डायमेंशनल वेक्टर कैसे डिफाइन हो रहा है। ओके। और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा थ्री डायमेंशन में ही जाएगा, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट थ्री डायमेंशन में ही जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो देखो सिंपल है, इसका मैग्नीट्यूड में तो कोई बड़ी चीज है नहीं, बचपन से ही तुम करते आ रहे हो। पी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, पी का मैग्नीट्यूड, ई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। लेकिन मेन मुद्दे की बात है यार, डायरेक्शन के साथ समझना। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, पी साइन थीटा होता है, बट डायरेक्शन समझना जरूरी है। ठीक है सर। ओके। अब डाइपोल में कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती हैं, तो चलो बताते हैं। केस 1 इसमें हो जाता है कब, जब थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। मतलब डाइपोल कुछ इस तरीके का रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की रखी है, और डाइपोल को मैंने कैसे रख दिया, डाइपोल को मैंने रखा ऐसे। ये मेरा डाइपोल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। दूसरा सिनेरियो होता है केस 2, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर, और केस 3 अब इसमें डाइपोल जो होता है ये ऐसा रहता है, और इसमें जो डाइपोल रहता है वो इस तरीके का रहता है। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू π/2 है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तीनों ही पोजीशन काफी काम की है। पहली तो ये जो पोजीशन है, ये इस केस में नेट टॉर्क 0 रहता है, और एफ नेट तो 0 आ ही रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सिचुएशन में भी नेट टॉर्क 0 होता है, देख सकते हो तुम, साइन 180 और साइन 0 0 है, तो नेट टॉर्क भी 0 और एफ नेट भी 0। और ये जो सिचुएशन होती है इसमें नेट टॉर्क जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। और एफ नेट तो भैया 0 है। तो इसमें नेट टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम है, तो क्या इस कंडीशन को मैं इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल, इसको आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। डन। यहां पे भी नेट टॉर्क 0 और एफ नेट 0, तो क्या मैं इसको इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर, ये भी आपकी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। इसको क्या मैं इक्विलिब्रियम बोल सकता हूं? नहीं, इसको आप रोटेशनल नहीं,
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो बोल ही सकते हो, ठीक है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पोजीशन। अब आगे बढ़ोगे तो ये भी जानोगे वो दोनों इक्विलिब्रियम भी अलग अलग है, ये दोनों इक्विलिब्रियम भी अलग अलग है। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। कहां पता करेंगे? अगले चैप्टर में जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे कि ये जो पोजीशन है आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी आपका कौन सा हो जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है और ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब यहाँ पे एक एनालिसिस होता है, इसी सिचुएशन में एक और एनालिसिस होता है, किसका? 11वीं कक्षा के सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर ही लेते हैं यार, चलो। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है माइनस ऑफ पी डॉट ई। कितनी होती है? माइनस ऑफ पी डॉट ई। क्लियर है? तो आओ पीछे वाले केस में ही मैग्नेट, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस पी कॉस ऑफ थीटा, ये यू हो गया। तो पीछे वाले सिनेरियो में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मेरी माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाता है 0 यानी कॉस थीटा 1, कॉस थीटा यानी कॉस 0 1 और कॉस 0 1, तो ये आ गई यू। यू मेरी क्या है? सबसे मिनिमम है, सबसे मिनिमम है। यहाँ पे यू की बात करें तो यू कितना हो जाएगा? कॉस 90 0 यानी 0, और यहाँ पे यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्लस पीई, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 180 एक नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा, तो प्लस पी, और ये हो जाती है मेरी मैक्सिमम, ठीक है। और यही बस एकमात्र रीजन है कि क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब अभी अनस्टेबल है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी कभी भी गवा सकता है। जैसे कि मान लो ये रिमोट है, इतनी हाइट पे रखा हुआ है, इतनी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरा हाथ है। अब इसको यहाँ से मैं छोड़ दूंगा, देखो ये सिचुएशन आपकी क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। और जब हाथ पे रखा हुआ है और मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो ये कौन सी सिचुएशन है? स्टेबल की। बताता हूं कैसे। ये यहाँ पे है, छोड़ दिया मैंने हाथ से, नीचे गिरा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अनस्टेबल था, इसके पास पोटेंशियल है। इस समय भी देखिए रेस्ट में बॉस, इसमें भी रेस्ट में है ना, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मेरे हाथ से पूरा बैलेंस कर लिया। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ थोड़ा सा हिला, मेरे हाथ से थोड़ा छूटा, नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे भी ऐसी केस है, यहाँ पे भी ऐसी केस है, मैंने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, नीचे से कोई फोर्स नहीं लग रहा, एकदम कांटेक्ट बहुत नील सा है, और यहाँ पे अगर मैं छोड़ दूंगा तो देख वहीं पे टिका हुआ है, क्योंकि अपने लीस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में। तो वही सिनेरियो है कि इससे मिनिमम पॉसिबल एनर्जी स्टेट इस ओरिएंटेशन में नहीं हो सकता, तो इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम इस ओरिएंटेशन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल का, और यहाँ पे इससे मैक्सिमम एनर्जी स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वहां पे जैसे ही तुम इसको थोड़ा सा हिलाओगे, पलट के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और अब इस स्टेट में एक और मजेदार बात होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद बताते हैं। चलो पहले वो मजेदार बात करते हैं, और जो कि है डाइपोल ऑसिलेशन के बारे में। डाइपोल ऑसिलेशन के बारे में, अब डाइपोल ऑसिलेशन कहाँ का आता है? ये आता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम के सिनेरियो में डेवलप होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ बताया। अब इसमें क्या होता है, यहां से अगर थोड़ा सा एंगल मैं से रोटेट कर दूं, थोड़ा सा एंगल हिला दूं, तो भाई उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लीस्ट में था माइनस पी में, जैसे किया तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में छोटी हो जाएगी, मतलब ओवरऑल बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और बढ़ गई तो फिर डाइपोल फट से वापस अपनी लीस्ट एनर्जेटिक स्टेट में आना चाहेगा, तो वो ऑसिलेशन करता है, वो ऑसिलेशन करता है। और वो ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड रहता है वही हमें पता करना है, कि जैसे ही तुमने इसको थोड़ा सा यहाँ डिविएट किया इधर, तो देखो इस पे टॉर्क लगने लग जाता है इस डायरेक्शन में, जो कि इसको इधर रोटेट करने लग जाएगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है? पी साइन थीटा। थीटा बहुत छोटा रखोगे, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो नेट टॉर्क पी थीटा हो जाएगा माइनस पी थीटा। नेट टॉर्क की जगह आई अल्फा रखूंगा, जो कि हो जाएगा माइनस पीई इंटू थीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। यहाँ पे आई करंट नहीं है, यहाँ पे आई करंट नहीं है, यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पता है किसका केस हो रहा है? ये हो रहा है रोटेशनल एसएचएम का केस, रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है, कक्षा 11। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब इस अल्फा को किससे रिलेट करते हैं? अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है? ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई, और ये आ जाती है, तो टाइम पीरियड कितना आता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई। ये आ जाता है मेरा टाइम पीरियड। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसको आपको रट लेना है। इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को आपको क्या करना है भाई? रट लेना है। इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को आपको रट लेना है। क्लियर है? ओके, ठीक है सर। आओ अब उस सवाल को करते हैं। फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई व्हेन इट एक्सपीरियंसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क।
अभी बताया यार। मिनिमम टॉर्क कहाँ आता है? मिनिमम टॉर्क आएगा 0 यहाँ पे, स्टेबल और अनस्टेबल मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। मिनिमम टॉर्क आएगा थीटा इक्वल टू 0 या फिर और थीटा इक्वल्स टू 180 पे, क्लियर। और मैक्सिमम आएगा थीटा इक्वल्स टू π/2 पे, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। अब हाइपोथेटिकल डाइपोल क्वेश्चन है, is made of 2 point charges plus q and minus q, each having mass small m, each having mass small m. They are joined by a massless rod of length capital L. It oscillates with a small amplitude in a uniform electric field of magnitude E. The period of oscillation is क्या होगा? ठीक है, ये भी बताना प्रोपोर्शनल किसके और या फिर मैग्नीट्यूड बताना। मैग्नीट्यूड वाला तो एक ही ऑप्शन है। चलो यार, अभी किया है, बता देते हैं क्या कर रहे हैं। हाइपोथेटिकल डाइपोल इज मेड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, ईच हैविंग स्मॉल मास m। ओके, यहां पे ये रहा केस, इनका मास m है, इनका मास m है, हाँ ठीक है, इनका मास m ये रहा और इन पे चार्ज भी है कितना, प्लस q और माइनस q, ठीक है। अब इसका जो डाइपोल होगा, डाइपोल कितना होगा, इसका डाइपोल हो जाएगा ये हो जाएगा इसका डाइपोल। डाइपोल की वैल्यू कितनी, q इंटू ए के बराबर, ए दिया हुआ है ना, ए दिया, लेंथ दिया है, लेंथ l, ठीक है। अब जो इस पे नेट टॉर्क लगेगा, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, जो टाइम पीरियड होता है वो कितना हो जाता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/i/p इंटू ई। सिंपल, p की वैल्यू ये रही, e की वैल्यू भी है बिल्कुल दी हुई है, p की वैल्यू q इंटू एल हो जाएगी। i की वैल्यू कितनी होगी, सो i की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच। भाई ऑसिलेशन इसके अबाउट होगा, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट, ये एक्सेस है, इसके अबाउट वो ऐसे घूमेगा, इसके अबाउट वो ऊपर नीचे करता रहेगा, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ है l/2, ठीक है, और ये लेंथ भी l/2, क्लियर है। सो m इंटू l/2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी होती है, mr² होती है, यानी m इंटू l/2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर, जिसको मैं इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ml/2, ml²/2, इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। सो ml²/2 डिवाइडेड बाय p इंटू ई। p की वैल्यू कितनी, p की वैल्यू है q इंटू एल के बराबर और e की वैल्यू एज इट इज, ठीक। एक l से एक l कैंसिल और यहाँ पे फाइनली जो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2π/ml/2qe, ml/2qe। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपका टाइम पीरियड का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, ये आ गया आपका टाइम पीरियड का मैग्नीट्यूड। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ना तो ई है ना 1/e है, 1/√e के है बिल्कुल, और इक्वल टू नहीं है π/, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है मेरा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर है। यस, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बोला अपूर्व, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो यार इसके साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं एंड आई थिंक आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा एक होलिस्टिक आइडिया हो चुका होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जितनी भी चीज़ें हैं हमने सब कवर कर दी हैं, कुछ चीज़ रह नहीं गई है। एक पर्टिकुलर पॉइंट रह गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको हम कवर करेंगे कब, अगले चैप्टर कैपेसिटेंस में। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आदर्श सर ओपी, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। चल बढ़िया। सो नेक्स्ट सेशन में आना भाई, नेक्स्ट सेशन में अपन इसी के आगे एक्सटेंड करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का डिस्कशन चालू करेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो पुराने सेशंस आप देख सकते हो, यूट्यूब पे हैं अवेलेबल, और इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कम इन द लाइव चैट। वी आर वेरी हैप्पी टू एंटरटेन ऑल योर डाउट्स एंड विल बी सॉल्विंग देयर इटसेल्फ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।